तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का शैक्षिक निबंध। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। तो हमें इस टॉपिक पर निबंध लिखना है कि यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। तो देखिए इस पर हम निबंध लिखते हैं। देखिए इसके प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या हैं। नंबर 1 होगा हमारा प्रस्तावना, दूसरा होगा धर्मनिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था, तीसरा है समस्तरीय शिक्षण व्यवस्था, चौथा है मातृभाषा हिंदी में शिक्षण, और फिर पांचवा है हमारा क्या, ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था। पांच पांचवा हमारा है, छठवां है शहरी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रणाली, सातवां है प्रतिभावान शिक्षकों के पलायन को रोकना, और सातवां हुआ है अध्यापकों की मनोवृत्ति परिवर्तन, और नौवां है उपसंहार। तो इसी सब हेडिंग पर हम यदि मैं शिक्षा मंत्री होता इस पर निबंध को हम पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए मैं प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए आज भारत को अंग्रेजी शासन श्रृंखला से मुक्त हुए 6 दशकों से भी अधिक समय हो चुका है। 6 दशक से भी अधिक समय हो चुका है, यानी 60 साल से भी अधिक हो चुका है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आज तक देश में विविध प्रयोगों से देश की भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ ही हुआ है। अभी तक हम न सभी को साक्षर कर पाए हैं, न ही राष्ट्रभाषा हिंदी को अपना यथोचित स्थान दिला पाए हैं। शिक्षा भी ऐसी दी गई है कि जिसे ठोस रूप से न सांस्कृतिक कह सकते हैं और न ही वैज्ञानिक। इस शिक्षा ने केवल बाबुओं की संख्या बढ़ाई है और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं सबसे पहले शिक्षा को राष्ट्रीय वैज्ञानिक क्रम प्रधान और सर्वसुलभ बनाने की प्राथमिकता देता। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था। देखिए आज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की निजी संस्थाओं के अंतर्गत सारे देश में ऐसे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं जिसमें उन धर्मों की जातियों को प्रश्रय दिया जाता है जिनके विचार संकुचित होते हैं। ये राष्ट्रीय भावना के स्थान पर सांप्रदायिक तथा जातिगत श्रेष्ठता को महत्व देकर नई पीढ़ी को अनुदार विचारों वाला बनाते हैं। देखिए बहुत सी जगह है जहाँ पर बोलते हैं कि इसी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और किसी धर्म के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है ये हम बच्चों की मानसिकता पर क्या करता है, जातिवाद और धर्मवादी बनाता है। इस प्रकार की शिक्षा का परिणाम हम पहले ही देश विभाजन के रूप में देख चुके हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में ऐसा माना जा चुका है, फिर भी सनातनी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिशनरियों द्वारा क्यों अलग अलग शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री पद को प्राप्त कर लूं तो मैं इन संस्थाओं को प्रेरित करूंगा कि भले ही वे अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दें, परंतु राष्ट्रीय चरित्र की उपेक्षा करके निश्चित रूप से नहीं। मतलब अपने अनुसार चलाएं, लेकिन तो वहां पे सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। अगला हेडिंग है समस्तरीय शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए धार्मिक भेदभावों के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से संपन्न शिक्षा संस्थान भी इस देश में पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। इन स्कूलों में बहुत अधिक फीस होती है, अतः बड़े बड़े अमीरों और ऊंचे पदों के विराजमान नेताओं अफसरों के बच्चे इनमें ही स्थान पा सकते हैं। देश का गरीब तो क्या, मध्यम वर्ग का योग्य बच्चा भी इनमें प्रवेश नहीं पा सकता। इन महंगे शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी को माध्यम भाषा का स्थान देकर देश की नई पीढ़ी में वर्ग भेद के अनुचित संस्कार पैदा किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद मैं इन पब्लिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों को समान स्तर पर लाने की नीति अपनाऊंगा। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है मातृभाषा हिंदी में शिक्षण। देखिए इसके बाद प्रश्न आता है शिक्षा के माध्यम का। यह सच है कि भारत की सभी भाषाओं में सर्वाधिक बोली लिखी व समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है, परंतु खेद है अभी तक इसे व्यवहारिक रूप से समुचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। 2-3% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अपनी अंग्रेजियत लाद रखने की तानाशाही चला रहे हैं। इन्हीं के
कारण आज साधारण किसानों व मजदूरों की संतानें शिक्षा से दूर हैं, उन्हें अनपढ़ ही रहने दिया जा रहा है। यदि मैं शिक्षा मंत्री बना तो समस्त देश में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिलवाने का प्रबंध करूंगा। स्कूली शिक्षा में हिंदी प्रथम भाषा रहेगी। अन्य विषय भी हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाने की व्यवस्था करूंगा। अब देखिए अगला हेडिंग है ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षण व्यवस्था। देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 75% आबादी गांव में बसती है। मैं चाहता हूं कि गांव वाले शहर की ओर ना देखकर पहले खुद के जीवन को उन्नत एवं गतिशील करें। इसके लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था और शहर की शिक्षा व्यवस्था में अंतर रखना ही पड़ेगा। यदि मैं शिक्षा मंत्री बना तो गांवों की जरूरतों के अनुसार वहीं पर ऐसे शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करूंगा जो गांव वासियों को आत्मनिर्भर बनाए, उनके परंपरागत कार्यों को आधुनिक युग से अनुरूप ढाले, जैसे खेती के लिए खाद निर्माण, नलकूपों की व्यवस्था करना, बीजों की उन्नत किस्में तैयार करना, वैज्ञानिक विधि से करके उत्पादन बढ़ाना, पशुओं की नस्लों पर स्तर सुधारना, सूत काटना, कपड़े बुनना, घरेलू सामान तैयार करना आदि। इन अनगिनत कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु उचित ज्ञान व प्रशिक्षण देना उन शिक्षा केंद्रों का कार्य होगा। इसके लिए गांधी जी द्वारा स्वीकृत बेसिक शिक्षा प्रणाली बहुत उपयुक्त रहेगी। आगे देखिए शहरी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रणाली। शहरी विद्यार्थियों के लिए भी ऐसी शिक्षा का प्रबंध होगा जो केवल बाबुओं का निर्माण न करे बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों को समुचित शिक्षा सुविधाएं दे। शिक्षा महंगी ना हो, स्कूल स्तर की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क रहे। उस शिक्षा में विज्ञान को प्राथमिकता होगी उसमें से योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, वकील, अर्थशास्त्री, व्यापारी या उच्च अधिकारी के योग निकलेंगे जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में उपयुक्त पदों पर पहुंचाने का समुचित शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे देखिए मैं शिक्षा मंत्री होकर यह नियम भी अनिवार्य कर देंगे कि प्रत्येक सुशिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, वकील, अर्थशास्त्री और बहुसंख्यक व्यक्ति गांवों में कम से कम 3 वर्षों तक कार्य करे। इससे शहर और गांव की दूरी कम की जा सकेगी। आगे देखिए प्रतिभावान शिक्षकों के पलायन को रोकना। प्रायः यह देखने में आता है कि धन, प्रतिष्ठित व अन्य प्रलोभनों के वशीभूत होकर अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक विदेशों को चले जाते हैं। मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा तो उनको अपने देश में ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करूंगा जिससे वे विदेशों की ओर मुंह न करें, ताकि देश की प्रतिभा देशवासियों के लाभ में काम करे। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है अध्यापकों की मनोवृत्ति परिवर्तन। शिक्षा की कैसी भी श्रेष्ठतम प्रणाली क्यों न स्वीकृत की जाए, यदि उसको लागू करने में ढील रहेगी अर्थात योग्य, ईमानदार, परिश्रमी अध्यापकों, प्राध्यापकों, प्रशिक्षकों का अभाव रहेगा तो वह प्रणाली केवल कागजों एवं फाइलों में ही शोभा बढ़ाने वाली बनकर रह जाएगी। उससे देश की नई पीढ़ी का कुछ भी भला नहीं होगा। अध्यापकों या शिक्षकों की मनोवृत्ति को बदलना भी जरूरी है। उन्हें समाज में सम्मानित व प्रतिष्ठित करना होगा। उन पर अध्यापन कार्यक्रम के अतिरिक्त दूसरे व्यवस्थागत कार्यों का बोझ लादना उचित नहीं है। मैं अपने शिक्षा मंत्रित्व काल में देश के निर्माण, शिक्षकों की सुविधाएं, उनके वेतनमान, उनकी पदोन्नति में न्याय तथा औचित्य का ध्यान रखेंगे। अब देखिए रखूंगा। अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। देखिए हमें उपसंहार में क्या लिखना है। यह सच है कि उक्त शिक्षा योजनाओं के लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन की इतनी मात्रा एक विकासशील देश के लिए जुटा पाना संभव नहीं जान पड़ता। पर यह भी सच है कि अन्य क्षेत्रों में लगाए जाने वाले धन की कटौती करके फिलहाल शिक्षा क्षेत्र में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए खर्च करना देश के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए जरूरी है। शुरू की कठिनाइयां बाद के लिए लाभकारी सुविधाएं ही सिद्ध होंगी। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा निबंध।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।